हेलो प्यारे दोस्तों, आप लोग कैसे हो? जैसा कि आज के इस वीडियो में आप सबके लिए मैं लेकर के आया हूँ विज्ञान। जो मेरे दोस्त विज्ञान जो आपका दिया है क्लास 9 का देखिए अध्याय 11 जिसका नाम बताया गया यहाँ पर आपको ध्वनि। और ये आप लोग देख सकते हो निदानात्मक कक्षाओं हेतु। तो आइए प्रिय दोस्तों हम लोग शुरुआत करते हैं। देखिए आपको यहाँ पर कुछ मेन पॉइंट दिया है। सबसे पहले ध्वनि का संचरण, ये सब आपको खुद ही समझ लेना है, ठीक है? अश्पी संपीड़न दिया है, देखिए विलन, ध्वनि तरंग का बनना, ये सभी आपको मेन मेन पॉइंट यहाँ पर ध्वनि की गुणता, ये सभी आपको पॉइंट आपका दिया गया है। देख सकते हो ध्वनि के अंतर्गत। चलिए प्रिय दोस्तों यहाँ पर हमसे कहा गया है। हाँ, तो यहाँ पर देखिए जो क्वेश्चन देखिए इसमें 3 ही टोटल क्वेश्चन दिया है कि ध्वनि की प्रबलता निर्भर करती है, तो किस पर निर्भर करती है? तो यहाँ पर आपको 4 ऑप्शन दिया, तो इसका ऑप्शन नंबर तो ये हो जाएगा आयाम। क्या होगा? आयाम। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं, ध्वनि का तारत्व निर्भर करता है, तो किस पर निर्भर करता है? पहले आप लोग बताइए, उसके बाद फिर हम बताऊंगा आंसर। ध्वनि का तारत्व, तो यहाँ पर हो जाएगा आवृत्ति पर निर्भर करता है। किस पर? तो आवृत्ति पर। तीसरा क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस माध्यम में ध्वनि की चाल अधिकतम होगी? कहा है किस माध्यम में, किस माध्यम में? तो यहाँ पर स्टील जो होता है ना, उसमें ध्वनि की चाल काफी अधिक होता है, ठीक है। आइए अब यहाँ पर हमसे कहा गया था रिक्त स्थानों की पूर्ति के लिए कि ध्वनि विभिन्न वस्तुओं के यहाँ पर भरना है। यहाँ पर जो भी भरना है मैं बता रहा हूँ, थोड़ा समझिए। तो दोस्तों आपसे जो पूछा गया था ना कि ध्वनि विभिन्न वस्तुओं की, तो आपको यहाँ पर भर लेना है कंपन। पहला हो जाएगा यहाँ पर कंपन। दूसरा जो क्वेश्चन दिया था, ध्वनि किसी द्रव्यात्मक माध्यम में, तो यहाँ पर लिखना आपको अनुदैर्घ्य, अनुदैर्घ्य तरंगों के रूप में संचरित होती है। उसके लिए तीसरा पॉइंट जो आपका दिया है, ध्वनि संचरण में माध्यम के कण आगे नहीं बढ़ते, केवल यहाँ पर हो जाएगा विक्षोभ ही संचरित होता है। नंबर 4 जो देख रहे हैं ध्वनि तरंगे, तो यहाँ पर लिखना आपको अनुदैर्घ्य, अनुदैर्घ्य। नंबर 5 दिया है ध्वनि संचरण के लिए, तो यहाँ पर आपको भरना है माध्यम। इस तरीके से आप लोग सही सही मिला, मतलब रिक्त स्थान में जो है आपको सही सही शब्द से भरिएगा। जब आगे देखेंगे ना तो आपके बुक में दिया था मिलान करने के लिए, ठीक है। तो देख सकते हो मैंने यहाँ पे मिलान आपके लिए कर दिया हूँ। देखिए फर्स्ट नंबर जो दिया है कि ध्वनि से अधिक गति से क्या होता है, तो मेरे दोस्त यहाँ पर आपको मिलान करना है इससे, प्राध्वनिक से। और श्रव्यता प्रास का मिलान हो जाएगा मेरे दोस्त इससे, 20 हर्ट्ज से लेकर के 20,000 हर्ट्ज के मध्य। अश्रव्य ध्वनि हो जाएगा, इससे मिलान करना है। प्राश्रव ध्वनि मेरे दोस्त इससे मिलान करना है, माइक्रोफोन का इससे। तो इस तरीके से आप लोग सही से मिलान कर लीजिएगा, ठीक है। हाँ, तो यहाँ पर आपको देखिएगा प्रश्न 4 में का है, एक वाक्य में उत्तर देना है। फर्स्ट क्वेश्चन में पूछा कि हमारे मस्तिष्क में ध्वनि की संवेदना कितने समय तक बनी रहती है? तो चलिए मैं बताऊंगा ये इन सभी का आंसर आपको अच्छी प्रकार से। तो यहाँ पर जो आपको कहा गया था ना कि हमारे मस्तिष्क, तो दोस्तों यहाँ पर देखिए 0.1 सेकेंड, यानी कि इसका मतलब होता है कि 1 सेकेंड का 10वां भाग, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन का है कि सामान्य मनुष्य के कानों के लिए श्रव्यता प्रयास क्या है? तो श्रव्यता प्रयास जो है दोस्तों वो 20 हर्ट्ज से लेकर के आपको यहाँ पर दिया गया है 20,000 हर्ट्ज तक, ठीक है। आइए देखिए अब हमसे पूछा है कि अवश्रव्य ध्वनि किसे कहते हैं? तो मेरे दोस्त लिखिएगा कि 20 हर्ट्ज से कम आवृत्ति की ध्वनि को अवश्रव्य ध्वनि हम लोग कहते हैं, ठीक है।
चलिए अब यहाँ पे पूछा गया है कि प्राश्रव्य प्राश्रव्य ध्वनि हम लोग किसे कहते हैं? किसे? तो में लिखिए कि 20,000 हर्ट्ज से अधिक आवृत्ति की ध्वनि को हम लोग प्राश्रव्य ध्वनि कहते हैं। 20,000 से जो अधिक रहेगा उसे प्राश्रव्य और जो 20,000 से कम रहेगा उसे कहते हैं अश्रव्य। ठीक है? आइए प्रश्न क्रमांक 5 में पूछा गया है हमसे। बताइए प्रश्न 5 में क्या है कि अल्ट्रा सोनोग्राफी के लिए किन तरंगों का उपयोग किया जाता है? तो मेरे दोस्त अल्ट्रा सोनोग्राफी के लिए हम लोग प्राश्रव्य तरंगों का हम लोग उपयोग उपयोग किया जाता है। ठीक है? यहाँ तक में कहीं पर कोई दिक्कत नहीं होगा। आइए क्वेश्चन नंबर 6 में पूछा है कि ध्वनि का कौन सा भी लक्षण किसी अन्य अन्य अंधेरे कमरे में बैठे आपके मित्र की आवाज पहचानने में आपकी सहायता करता है? तो यहाँ पर उत्तर लिखना है ध्वनि की तारतम्य। मेरे दोस्त यहाँ पे क्या लिखना है? ध्वनि की तारतम्य। ठीक है? अब इसके आगे जब देखेंगे स्टूडेंट, इसके आगे जब देखिएगा ना, तो यहाँ पर हमसे पूछा है लघु उत्तरीय प्रश्न। ठीक है? जो कि हमें पूछा कि ध्वनि की प्रबलता से क्या अभिप्राय है, यह किन कारकों पर निर्भर करती है? तो आइए इनका उत्तर देखते हैं। तो मेरे दोस्त आपको इस प्रकार से उत्तर लिखना है कि कानों में प्रति सेकेंड पहुंचने वाली ध्वनि ऊर्जा के मापन को हम लोग प्रबलता कहते हैं। ध्वनि की प्रबलता उसके आयाम के वर्ग की समानुपाती होती है। ध्वनि की प्रबलता का मात्रक डेसिबल होता है। ध्वनि जो होता है दोस्तों, ध्वनि की जो प्रबलता का जो मात्रक है उसे हम लोग डेसिबल में मापते हैं। ठीक है? और यहाँ पे पूछा है प्रश्न, और देखिए 46 डेसिबल से अधिक वाला जो ध्वनि है वो क्या था? ध्वनि प्रदूषण कहलाता है। प्रश्न 2 में कहा कि चमगादड़ अपना शिकार पकड़ने के लिए प्राध्वनि का उपयोग किस प्रकार वर्णन कीजिए? तो देखिए चमगादड़ गहन अंधकार में अपने भोजन को खोजने के लिए प्राध्वनि तरंगे उत्सर्जित करती है। प्राध्वनि स्पंद अवरोधों या कीटों से परावर्तित होकर चमगादड़ तक पहुंचते हैं। परावर्तित स्पंदों की प्रकृति से चमगादड़ को पता चल जाता है कि अवरोध या कीट कहाँ पर है। इससे वह अपना शिकार करता है चमगादड़ जो है। ठीक है? तीसरा पूछा है कि सोनार की कार्य विधि तथा उपयोगों का वर्णन कीजिए। तो सोनार एक एक दोस्तों यहाँ पे लिखा हुआ है सोनार जो है ना, वो यहाँ पे लिखा हुआ है एक ऐसी युक्ति है जिसमें जल में स्थित पिंडों की दूरी, दिशा तथा चाल ज्ञात करने के लिए पराध्वनिक तरंगों का उपयोग किया जाता है। सोनार में एक प्रेषित्र यानी ट्रांसमीटर तथा एक संसूचक यानी रिसीवर होता है। एक होता है ट्रांसमीटर जो कि भेजता है, ट्रांसमीटर भेजता है, और रिसीवर को क्या करता है? वो खींचता है। उसके बाद फिर देखिए बताया गया है कि इसे किसी नाव या जहाज में लगाया जाता है। प्रेषित यानी ट्रांसमीटर पराध्वनिक तरंगे उत्पन्न तथा प्रेषित करता है। ये तरंगे समुद्र तल में पिंड से परावर्तित होकर संसूचक द्वारा ग्रहण कर ली जाती है। जल में ध्वनि की चाल तथा पराध्वनि से प्रेषण तथा संसूचन। प्रेषण का मतलब होता है भेजना, ट्रांसमीटर, और संसूचन का मतलब होता है रिसीवर यानी कि रिसीव करना। ये समय अंतराल को ज्ञात कर पिंड की दूरी ज्ञात कर ली जाती है। ओके, कि कहाँ पर क्या है। चलिए दोस्तों, यहाँ पर प्रश्न क्रमांक 4 में पूछा गया है हमसे कि एक ध्वनि तरंग है जो कि 339 मीटर प्रति सेकंड की चाल से चलती है। यदि इसकी तरंग दैर्घ्य 1.5 सेंटीमीटर हो तो तरंग की आवृत्ति कितनी होगी? किसकी? तो तरंग जो होती है इसकी पूछा है कि इसकी आवृत्ति क्या है? ये श्रव्य होगी
तो देखिए इसका इस तरीके से उत्तर होगा। दिया है ध्वनि तरंग के 4 इतना, तरंग दैर्घ्य इतना आपका दिया है, ठीक है? और इतना बराबर हम लोग लिख सकते हैं 1.5 गुने का 10 पावर 2 मीटर, ठीक है? ये देखिए मीटर सेंटीमीटर में अंतर है। यहाँ पे मीटर में है तब 10 का घात माइनस का 2 आया है, ठीक है? उसका लिखना है कि शुद्ध आवर्ती बराबर होता है, यहाँ पे देखिए लिखा हुआ 4, नीचे में दोस्तों लिखा हुआ बटे का तरंग दैर्घ्य। आपको कंफ्यूज नहीं होना है, फिर लिखना आवर्ती बराबर होता है 339। देखिए मैं लिख देता हूँ, यहाँ पर देखिए इस तरीके से लिखा हुआ 339 बटे का 1.5 गुने का 15। ये नहीं लिखना है, ठीक है? सिर्फ ये ना लिखिए आप लोग, इसे काट दीजिए। यहाँ पर सिर्फ लिखना है 15 यानी 1.5 गुने का 10 का घात माइनस का 2 मीटर, इस तरीके से आपको लिखना है। और जब आप इन्हें हल करिएगा तो हमारा आंसर निकलता है 22,600 हर्ट्ज। यह प्राश्रव्य ध्वनि है, चूंकि ये 20,000 से क्या है अधिक है, इसीलिए, ठीक है? ध्वनि तरंगे में परावर्तन के 2 व्यवहारिक उपयोग लिखिए। कितना? तो 2 व्यवहारिक उपयोग। तो मेरे दोस्त उत्तर लिखना है कि मेगाफोन, मेगाफोन या लाउड स्पीकर, हॉर्न, शहनाई आदि इस प्रकार बनाए जाते हैं कि वे ध्वनि को सही दिशाओं में फैलाए बिना एक ही दिशा में भेजते हैं। इन सभी यंत्रों में शंक्वाकार भाग ध्वनि तरंगों को बार बार परावर्तित करके श्रोताओं की ओर भेजता है। इस प्रकार ध्वनि तरंगों का आयाम जुड़ जाने से ध्वनि की प्रबलता बढ़ जाती है। मेरे दोस्त यहाँ पे बताया कि ध्वनि जो है ना, ध्वनि की जो प्रबलता है वो बढ़ जाती है, ठीक है? चलिए दूसरा पॉइंट जो आपका दिया गया है, देखिए यहाँ पर दूसरा पॉइंट जो है वो क्या है? हृदय की धड़कन की ध्वनि स्टेथोस्कोप की रबर की नली में बारम यहाँ पर बताया कि बारंबार परावर्तित होकर डॉक्टर के कानों में पहुंचती है। डॉक्टर के कानों में, ठीक है? क्वेश्चन नंबर 6 में पूछा गया है हमसे कि अनुरणन क्या है? इसे कैसे कम किया जा सकता है? तो दोस्तों आपको इस प्रकार से उत्तर लिखना है कि किसी बड़े हॉल की दीवारें, छत तथा फर्श से बार बार परावर्तन के कारण ध्वनि का स्थायित्व, ध्वनि का बने रहना अनुरणन कहलाता है। देखिएगा दोस्तों, कहीं भी अगर कोई हॉल होता है तो आप उसमें कुछ भी बोलिएगा ना, तो देखिए वो जो आवाज है वो गूंजता है। क्या होता है? वो आवाज गूंजता है। तो वही होता है कि ध्वनि का बार-बार परावर्तन होने के कारण ऐसा होता है, कभी दीवार की छत से टकराता है तो कभी फर्श से। फिर बताया कि अनुरणन को कम करने के लिए हॉल की दीवार, छत आदि पर ध्वनि अवशोषक पदार्थ अथवा पर्दे लगा दी जाती है। ठीक है, इतना नोट करिए। चलिए इसके आगे हमसे कहा है प्रश्न 7 में किसी ध्वनि स्रोत की आवृत्ति यहाँ पर दिया है 100 हर्ट्ज से 1 मिनट में यह कितनी बार कंपन करेगा? अगर इसकी आवृत्ति 100 है तो आवृत्ति बराबर इतना दिया 100 हर्ट्ज, अर्थात 1 सेकंड में 100 बार यह कंपन करेगा। तो 1 मिनट में हो जाएगा यानी 60 गुने का 100 करेंगे तो हमारा आंसर निकलेगा 6000 कंपन। कितना? 6000 कंपन। अब चलिए अन्य प्रश्न आपका दिया है कि मनुष्य का कान किस प्रकार कार्य करता है? स्वचित्र विवेचना कीजिए। और दोस्तों ये सभी जो प्रश्न आपका दिया था ये बनाने का नहीं था, सिर्फ आपको अपने दोस्तों या क्लास में अपने दोस्तों के साथ इन्हें वर्णन करना है, ठीक है? तो इसी के साथ हम लोगों ने इस अध्याय नंबर जो 11 था, इसे भी एक-एक करके हम लोगों ने पूरा सोल्व कर लिया। धन्यवाद।